फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर 2 लेने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 या लेक्चर नंबर 1 ले चुके हैं, जिसमें हमने क्या करवाया था। हमने बेसिक्स ऑफ कंटिन्यूटी करवाया था, यानी कंटिन्यूटी का मीन समझाया था और हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं। उसके अलावा हमने कंटिन्यूटी से रिलेटेड 6 से 7 एग्जाम्पल समझे थे, जिससे हमारा बेसिक अच्छा स्ट्रांग हो गया था। अब हम समझेंगे कि एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, एल्जेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स में एल्जेब्रा क्या होते हैं, प्लस माइनस एंड सब्सट्रैक्शन, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये चीज क्या होती है, एल्जेब्रा होती है। तो एल्जेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन, यानी कि जब कंटीन्यूअस फंक्शन दे रखे होंगे तो उनमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड क्या क्या रूल्स होंगे वो आज हम समझेंगे, और उससे रिलेटेड हम काफी सारे एग्जांपल्स भी समझेंगे। सो आप देख सकते हैं हमारे पास, सबसे पहले समझ लेते हैं एल्जेब्रा। तो एफ एंड जी हमें दे रखे हैं कि टू रियल फंक्शन कंटीन्यूअस, यानी एफ और जी दो कंटीन्यूअस फंक्शन दे रखे हैं, है ना, किसी नंबर पे। ये सी नंबर मान लिया। तब क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी कंटीन्यूअस होगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी कंटीन्यूअस होगा, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कंटीन्यूअस होगा, उसके साथ साथ डिवीजन करेंगे तो भी कंटीन्यूअस होगा। कहाँ पे, एक पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जहां पे ये दोनों कंटीन्यूअस है ना, उस पॉइंट पे ये इन दोनों का ऐड करो, चाहे सब्सट्रैक्ट करो, चाहे डिवीजन करो, चाहे मल्टीप्लीकेशन करो, वो हमेशा कंटीन्यूअस ही होता है। गाइस, आई होप समझ में आ गया होगा। ये थ्योरम्स है, या फिर इसको समझ लेते हैं एक बार। इसको वैसे प्रूव भी होते हैं, इसके प्रूव भी कर सकते हैं कि जैसे मुझे दे रखा है एफ एंड जी, ये कंटिन्यूअस है, तो मैं क्या मान लूंगा कि पहले एफ के लिए देखूंगा, तो मुझे पता है एफ कंटिन्यूअस है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एफ, ये किसके बराबर है, ये है मेरे पास, सपोज करो के बराबर आ रहा है ना, इज इट क्लियर। ये लिमिट के बराबर है, साथ ही साथ ये एफ ऑफ सी के बराबर भी होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है ना, तो उस फंक्शन की लिमिट उस फंक्शन के बराबर होगी, उस फंक्शन पे उस पॉइंट की वैल्यू के बराबर होगी। फॉर एग्जाम्पल एक्स कोई फंक्शन है, इस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, वो जो लिमिट आएगी वो इस फंक्शन की सी पॉइंट पे वैल्यू के बराबर होगी, है ना। इज इट क्लियर। ये क्वेश्चन मतलब ये लिमिट की कंडीशन होती है भाई, कि लिमिट में क्या होता है कि जो लिमिट होती है वो उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर होती है उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे भी हम लिमिट जो कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। इसी तरीके से लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये मैंने के एम के बराबर मान लिया ना, ये एम के बराबर मान लिया, और ये जी सी के बराबर हो जाएगा, है ना। कंटिन्यूअस दे रखे हैं दोनों। अब मैं एफ प्लस जी चेक करता हूँ कंटिन्यूअस होगा यानी। सबसे पहले मैं एफ प्लस जी, यानी उस पॉइंट पे वैल्यू, उस पॉइंट पे यानी सी पॉइंट पे, किस पे, सी पॉइंट पे एफ प्लस जी की वैल्यू चेक करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, एफ प्लस जी की वैल्यू चेक करूंगा सी पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा एफ सी प्लस जी सी। इज इट क्लियर। ये किस किस के बराबर है, एफ सी देखो यहाँ से के बराबर है, जी सी एम के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, के प्लस एम आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, यानी मुझे उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पता चल गई। अब मैं क्या करूंगा, लिमिट चेक करूंगा, अगर लिमिट इसी के बराबर आ रही होगी ना, तो पता चल जाएगा कि जोड़ने पे भी कंटिन्यूअस ही होगा। तो लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ प्लस जी। इज इट क्लियर। फर्दर इसको करेंगे तो मेरे को पता है लिमिट है, ये ऐड हो रहे हैं तो लिमिट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मैं पहले लिमिट वाले कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूँ। इसका मार्क का कलर चेंज करते हैं, मार्क करना। देन लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, ये हो जाएगा एफ प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एंड ये हो जाएगा जी। इज इट क्लियर। लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और मुझे पता है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ किसके बराबर, ये के के बराबर। यहाँ से देखो ऐसे ही लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी किसके बराबर, ये एम के बराबर। यहाँ पे देख लो मैंने मतलब गोला किया है, के प्लस एम। देखो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो। लिमिट मतलब उस फंक्शन की लिमिट एफ प्लस जी की, एफ प्लस जी एक फंक्शन है, उस फंक्शन की लिमिट उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तब क्या हो जाता है, उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस होगा। तो समझ में आ गया, एफ प्लस जी कंटिन्यूअस होगा। इस तरीके से एफ माइनस जी ये सब भी कंटिन्यूअस आप प्रूव कर सकते हैं। वैसे गाइस ये कोई जरूरी नहीं है समझने, क्योंकि ये कभी पूछा नहीं जाता, मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम अभी क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने डायरेक्ट, कि हमें पूछा है कि, या फिर प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो गाइस करते हैं प्रूव। तो मेरे पास एफ एक्स दे रखा है, ये 10x के बराबर है। इज इट क्लियर। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ साइन एक्स अपन कॉस एक्स लिख सकता हूँ। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। तो क्या, अब मुझे पता है कि साइन एक्स भी कंटिन्यूअस होता है और कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस होता है। मैं लेक्चर नंबर 1 में बता चुका हूँ कि साइन एक्स कैसे होगा, कॉस एक्स कैसे होगा। तो यानी दोनों कंटिन्यूअस है। तो मैंने जस्ट अभी बताया था कि पुराने वाले इसमें देखो, जब दो फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो उनका ये डिवीजन क्या होता है, डिवीजन भी कंटिन्यूअस होता है। यानी साइन एक्स, आपको ये देखो साइन एक्स प्रूव करना पड़ेगा कंटिन्यूअस, और cos x भी कंटिन्यूअस प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद लिखना पड़ेगा कि बिकॉज sin x एंड cos x बोथ आर कंटिन्यूअस, देन देयर डिवीजन विल बी आल्सो कंटिन्यूअस। इज इट क्लियर।
तो मैंने ये प्रूफ पहले करवा चुका है, इसलिए मैं इधर वापस दोबारा से नहीं करवा रहा। तो मुझे पता चलेगा ये साइन एक्स एंड कॉस एक्स कंटिन्यूस है, तो इनका डिवीजन यानी एफ, ये क्या है एफ मान लिया, ये जी मान लिया, ये दोनों कंटिन्यूस है, तो एफ अपॉन जी आल्सो कंटिन्यूस, एफ अपॉन जी यानी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, या फिर कहें हम टेन एक्स, ये भी हमारे पास कंटिन्यूस होगा। ये समझ में आ गया होगा। लेकिन एक कंडीशन है, यहाँ पे cos x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो गाइस ऊपर sin x आ रहा है, नीचे cos x आ रहा है, तो ऊपर अगर नीचे 0 वैल्यू हो गई तो sin x अपॉन 0 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 0 में आ गया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो एक सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है, मैं एक बार इरेज करता हूँ चीजों को, फिर उसके बाद और क्लियर करते हैं। मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये 10x कंटिन्यूस कैसे हुआ, क्योंकि इसको मैंने मतलब ब्रेक कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, साइन अपॉन कॉस में दोनों कंटिन्यूस होते हैं तो इनका डिवीजन भी कंटिन्यूस होगा। लेकिन एक कंडीशन है, cos x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इज इट क्लियर? क्योंकि cos x 0 हो गया तो ये तो इनफाइनाइट पहुंच जाएगा, फिर तो कोई सेंस ही नहीं बनता मतलब। तो cos x 0 कब होता है? cos x 0 होता है गाइस, आपको पता है ये होता है, एक तो पाई बाई 2 पे होता है ना, उसके बाद किस किस पे होता है गाइस, ये होता है हमारे पास 3 पाई बाई 2 पे एंड 5 पाई बाई 2 पे। इज इट क्लियर? आप वैल्यू निकालोगे ना तो इन पर कंटिन्यूस होता है, इसका मतलब है कि 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 ये होता है। इस वैल्यू पे ये जो cos x की वैल्यू हमेशा 0 होगी, 2n प्लस 1 वैल्यू पुट कर दो, n की जगह 0 रखेंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा, n की जगह 1 रखेंगे तो 2 प्लस 1 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, n की जगह 2 रखेंगे तो 5 बाई 2 आ जाएगा। यानी कि ये कंटिन्यूस होगा, ये 10x, ये 10x है ना, ये कंटिन्यूस होगा। कब होगा? जब x ऑलवेज r, यानी पूरे रियल नंबर में, एक्सेप्ट r नॉट, यानी एक तरह से कह सकते हैं x ऑलवेज बिलोंग्स टू r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। r का मतलब है कि हमेशा, r का मतलब है कि ऑल रियल नंबर्स पे सिर्फ इन चीज को छोड़ दिया, यानी ये चीज, ये वैल्यू छोड़ दिया। क्यों? मैंने समझा रखा भाई, अगर ये वैल्यू रख दी ना, ये वैल्यू आ गई तो नीचे वाला 0 बन जाएगा, फिर उसका मतलब है कि जो 10x इनफाइनाइट, तो इसका सेंस नहीं बन रहा। इसीलिए ये फंक्शन कंटिन्यूस है एक्सेप्ट 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे। आपसे क्वेश्चन दे सकता है भाई, आप क्या है, आपसे जेई में पूछ सकता है, आपको फिर दे देगा कि ये क्वेश्चन दे देगा और आपसे ऑप्शन दे देगा कंटिन्यूस एवरीवेयर, कंटिन्यूस वगैरह वगैरह कर देगा, तो आप ये लगाते हो कि डायरेक्ट साइन एक्स भी कंटिन्यूस है, कॉस भी कंटिन्यूस है, तो ये भी कंटिन्यूस होगा, तो हमेशा कंटिन्यूस होगा। आप नीचे वाली सिचुएशन को चेक ही नहीं करोगे कि नीचे 0 होना चाहिए, यानी तो गाइस ध्यान से देखना ऑप्शन को और उसके साथ साथ हर कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करना। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये गाइस ये ग्राफ से भी डायरेक्ट हो सकता है और वैसे भी देखने पता चल रहा है यार, ये देखो 1 पे है, 1 ये क्या है, x 1 से छोटी है ना, x जब 1 या 1 से छोटी है तब वैल्यू 3 आ रही है, और x 1 से 3 के बीच में यानी 1 से बड़ी है तब 4 आ रही है। तो 1 पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अलग अलग हो गई ना, समझ में आ गया? लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग होंगी, तो क्या है डिसकंटिन्यूअस। क्या है डिसकंटिन्यूअस? कहां पे? 1 पे। ऐसे हम 3 पे चेक करेंगे। हम गाइस 1 और 3 पे इसलिए चेक करेंगे, 1 पे देखो अलग अलग आ रहे हैं, 1 पे ब्रेक हो रहा है और एक 3 पे ब्रेक हो रहा है। उसके अलावा 1 के इस तरफ जाएंगे तो पूरा जाएगा, 1 के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है 0 -2 वो कंटिन्यूअस है, वहां पे ब्रेक नहीं हो रहा, बस इंटरवल 1 और 3 पे ब्रेक हो रहा है, इसलिए हम 1 और 3 पे ही चेक करेंगे। और अब हम 3 पे चेक करते हैं, 3 पे देखो गाइस, एक बार मैंने काफी ज्यादा वो यूज कर लिया, एक बार हम दोबारा से आ जाते हैं। तो गाइस ये है, एक बार यहाँ पे इरेजर से थोड़ा जैसे आपको क्लियर दिखाई दे ना, इस चक्कर में हम थोड़ा क्लियर कर रहे हैं। अब देखो 1 पे चेक कर लिया डिसकंटिन्यूअस, अब 3 पे करते हैं। तो 3 पे देखो ये क्या लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी, क्योंकि x1 x3 ये आ रहा है, यानी x की वैल्यू 3 से छोटी यानी लेफ्ट हैंड लिमिट 4 आ रही है। इसी तरीके से अब नीचे वाले में देखो ये 3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 10 है, x की वैल्यू 3 और 10 के बीच में आ रही है, यानी x जब 3 से ज्यादा है, ऑब्वियसली बात 3 या 3 से ज्यादा है तो ये राइट हैंड लिमिट होगी। राइट हैंड लिमिट 5 आ रही है, दोनों इक्वल आ रही है क्या? नहीं आ रही ना, तो 3 पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है, जो एफ एक्स है, वो 3 एंड 5 पे 3 या 5 नहीं, 1 एंड 3 पे, 1 एंड 3 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, उसके अलावा बाकी सब जगह पे कंटिन्यूअस होगा। ये मैंने समझा दिया। बाकी मैंने कंटिन्यूटी के काफी सारे एग्जांपल, लगभग आई थिंक 8 to 9 एग्जांपल समझाए, बाकी सिस्टमेटिक तरीके से आप खुद कर लेना। कैसे करोगे गाइस?
वैसे ही करोगे एक बार, मैं चलो बता ही देता हूँ हल्का सा कैसे करेंगे। सबसे पहले 1 पे चेक करेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 1 माइनस, या फिर हम कहें कि h टेंस टू 0 है ना, लिमिट h टेंस टू 0 कर देंगे हम। f ऑफ हम कर देंगे 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 माइनस h कर देंगे, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, यानी 1 से कम के लिए क्या आएगा, 3 आएगा। तो फंक्शन की जगह मैं डायरेक्ट 3 रख देता हूँ। हम देखो गाइस 1 माइनस h रखते कहाँ पे, जब x आता, अगर इधर कहीं x आता 3x आता तो 3x की जगह 1 माइनस h कर देते, लेकिन अभी x है ही नहीं तो 1 माइनस h का कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ 3 आ जाएगा। और जब h की जगह हम 0 रखेंगे, यहाँ पे h है नहीं तो कोई मतलब नहीं है, 3 का 3 एज इट इज आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, 3 आ गई। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आप लिख लेना। इज इट क्लियर? आप कॉन्सेप्ट कोशिश करो समझने की। तो ये हो जाएगा 1 प्लस h हो जाएगा, f ऑफ 1 प्लस h हो जाएगा, देन लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h, तो ये इस इंटरवल में पहुंच जाएगा, तो ये 4 के बराबर हो जाएगा। देन राइट हैंड लिमिट 4 आ गई, तो मुझे पता है लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। इज इट क्लियर? तब हमारे क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आप 3 पे भी चेक कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको देखते हैं। ये वापस वही हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। ये दे रखा है हमारे पास एफ एक्स दे रखा है, और देखो ब्रेक कहाँ हो रहा है, सबसे पहले वो चेक कर लो। एक तो 0 पे हो रहा है, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, और एक 1 पे ब्रेक हो रहा है, तो हमें 0 एंड 1 पे चेक करना है। उसके अलावा बाकी सब जगह हमारे पास कंटिन्यूअस होगा गाइस। तो चेक करते हैं किस पे 0 पे चेक करना है, किस पे 0 पे चेक करना है। तो एक तो मैं डायरेक्ट बता दूं, देखो इसमें देखो कि 2x है, पहले 0 पे चेक करो। 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, x इज लेस देन 0, ये वाली होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। ये कितना है, 2x के बराबर है, तो 2x की जगह मैं 0 रख दूंगा, क्योंकि 0 पे कर रहा हूँ ना, तो 0 रख दूंगा, तो ये 0 के बराबर आएगी। राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी 0 पे, वो आएगी हमारे 0 के पास। इज इट क्लियर? तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो गई, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे सर कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, लेकिन उसके साथ साथ फंक्शन की वैल्यू भी तो आनी चाहिए उसके इक्वल, तभी तो कंटिन्यूअस होगा। तो देख लो यार गाइस, 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो x 0 या 0 के बड़ा है, मतलब 0 या 0 के बड़ा है, यानी इसमें 0 भी आ रहा है, इसमें 0 भी आ रहा है। इज इट क्लियर? यानी कि x की वैल्यू 0 भी आ रही है, क्योंकि ये इक्वल का साइन आ गया, 0 भी आ रहा है, और 0 के और 1 के बीच में सारी चीजें आ रही हैं। इज इट क्लियर? तो इसमें 0 भी काउंट हो रहा है, तो इस 0 काउंट हो रहा है, इसका मतलब है कि जो फंक्शन की वैल्यू ये 0 के बराबर ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये 0 है, ये 0 है, इस 0 के इक्वल आ रहा है। ये मतलब आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा समझने में, मैं इसको एक बार दोबारा से क्लियर कर देता हूँ आप इरेज करके, कि इसका मतलब है कि मेरे पास रहेगा 0x लेस देन 1। अब मुझे क्या है, f ऑफ 0 चाहिए, f ऑफ 0 चाहिए, यानी 0 पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए। तो देखो 0 कहाँ पे हो सकता है, इधर तो नहीं आ सकता क्योंकि 0 से बना है, 0 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे फंक्शन कितना दे रखा है, वो 0 दे रखा है। इज इट क्लियर? तो f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 0। मेरा था लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ रही थी, राइट हैंड और लिमिट भी 0 आ रही थी, और f ऑफ 0 भी 0 ही आ रहा है, तो हमारा 0 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि किस पे चेक करते हैं, अब हम 1 पे चेक करते हैं। तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर है, 0 के बराबर है, और राइट हैंड लिमिट किसके बराबर है, 4x की जगह 1 रख देंगे। अभी 2x मतलब अब जब 0 पे चेक कर रहे थे तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2x आ रही थी, तो x की जगह हम 0 रख लेते, क्योंकि 0 के लिए आ रहा है ना, c कांस्टेंट, मतलब जो x वैल्यू है वो 0 है, तो इसलिए 0 रख लेते। इधर x की वैल्यू 1 है तो x की जगह हम 1 रख देंगे। तो राइट हैंड लिमिट 4 आ गई, दोनों इक्वल है क्या, नहीं इक्वल है, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि 0 पे तो कंटिन्यूअस है, 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। इज इट क्लियर? इसको हम थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक तरह से ओवरव्यू ले लिया। 0 पे चेक करते हैं, 0 पे करें लिमिट x टेंस टू या फिर h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। इज इट क्लियर? तो लिमिट h टेंस टू 0, तो 0 माइनस h यानी 0 से कम, तो ये वाला फंक्शन ये वाला आ जाएगा ना, तो 2x की जगह क्या रख दूंगा मैं, 0 माइनस h करूंगा। इज इट क्लियर? तो 0 माइनस h क्या जाएगा, माइनस, अब 0 माइनस h क्या जाएगा, माइनस h आ जाएगा, है ना। या फिर चलो ऐसा नहीं करने की जगह डायरेक्ट वैल्यू h की जगह 0 कर दो, है ना। तो 0 माइनस 0 दैट इज 0, तो 2 0 माइनस 0, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ मैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 0 प्लस h, यानी 0 से ज्यादा वाला ये वाला आ गया। इसकी वैल्यू फंक्शन की कितनी दे रखी है मेरे पास, 0 दे रखी है, तो 0 दैट इज 0 के बराबर आ जाएगा। इसके अलावा हम f ऑफ
जीरो निकालते हैं, एफ ऑफ जीरो किसके बराबर हो जाएगा, ये जीरो के मैंने बता दिया है, अभी जस्ट बताया था कि एफ ऑफ जीरो के बराबर हो जाएगा। एफ ऑफ जीरो कहाँ पे आएगा, इस इंटरवल में आएगा, इसमें वैल्यू जीरो दे रही है तो एफ ऑफ जीरो, तो मुझे पता चल गया लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो आ गया। इज इट क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। ऐसे ही वन पे आप खुद निकाल सकते हैं, आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ गाइस, अब तक के जो हमने 3 क्वेश्चन लिए उनसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये फोर्थ है, क्योंकि जो जेई वगैरह के एग्जाम पूछे जाते हैं या फिर बोर्ड में भी अगर कोई अच्छा खासा अगर एग्जामिनर होगा, सॉरी गाइस अच्छा खासा अगर एग्जामिनर होगा और जो टॉपर्स लिस्ट निकलती है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आपने सुना होगा कि बोर्ड में लगभग 90% क्वेश्चन होते हैं जो काफी इजी लेवल के होते हैं, ये मीडियम लेवल के होते हैं 90 क्वेश्चन, और इनमें भी अगर ब्रेक करें ना तरीके से, देखो लगभग 70 to 80 के बीच में जो क्वेश्चन होते हैं वो इजी लेवल के होते हैं। उसके बाद 80 to 90 के बीच में, मतलब 80 to 90 बीच में नहीं, 10% जो होते हैं वो मीडियम लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो सॉल्व कर पाते हैं। और जो लास्ट के 10 क्वेश्चन होते हैं या 10 नंबर के मार्क्स होते हैं, ये कुछ 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं, वो बिल्कुल जो टॉपर्स लिस्ट निकलती है ना उसमें आते हैं। तो एक तरह से ये टॉपर्स लिस्ट के लिए क्वेश्चन है, इसके लिए टॉपर्स लिस्ट के लिए। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं फिर सॉल्व करते हैं। कि मेरे पास ये फंक्शन दे रखा है, मुझे रिलेशन पूछा है ए एंड बी में, हमें दे रखा है कि ये कंटिन्यूअस है, पहले से ही दे रखा है कि कंटिन्यूअस है x बराबर 3 पे। ऑब्वियसली बात है 3 पे ब्रेक हो रहा है तो 3 पे चेक करने की जरूरत है, बाकी तो ऑब्वियसली बात है, तो हम 3 पे चेक करेंगे और 3 पे हमें कंटिन्यूअस दे रखा है, बस कंटिन्यूटी की हम करनी और फिर उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो लगाते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, f ऑफ 3 है ना, 3 है तो क्या हो जाएगा 3 माइनस h हो जाएगा ना, 3 माइनस h। ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसलिए माइनस कर दें, अगर राइट हैंड लगाते तो 3 प्लस h कर देते, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 माइनस h यानी 3 से कम, 3 से कम कहाँ आ रहा है, इसमें आएगा ना 3 या 3 से कम, ये देखो x इज लेस देन इक्वल टू 3, इसका मतलब है कि 3 या 3 से कम, तो ये ax प्लस b में आ जाएगा, तो ax प्लस 1 में आ जाएगा, ये क्या है ax प्लस 1। अब क्या हम सॉरी गाइस x है ना, तो x की जगह देखो 3 माइनस h आ रहा है तो 3 माइनस h आ जाएगा, मैंने बताया था, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, हम वापस इरेज करके कर लेते हैं, बट आप कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो देखो इधर ax प्लस 1 है ना, क्योंकि 3 या 3 से कम है तो ax प्लस 1 है, तो x की जगह मैं क्या रखूंगा 3 माइनस h रखूंगा, तो 3 माइनस h प्लस 1। अब वैल्यू पुट कर दो, h की जगह 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा इक्वल्स टू a 3 माइनस 0 प्लस 1, ये किसके बराबर आ जाएगा 3a प्लस 1 के बराबर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h है ना, 3 प्लस h दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 प्लस h 3 से ज्यादा, तो ये देखो इस फंक्शन आ रहा है bx प्लस 3 आ रहा है, तो b x की जगह क्या रख देंगे हम 3 प्लस h रख देंगे, तो 3 प्लस h और ये प्लस 3 चल रहा है। जब देखो अब h की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, तो पुट करो भाई b 3 प्लस 0 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 3b प्लस 3 हो जाएगा। इज इट क्लियर? इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ गई और हमें रिलेशन पूछा है, अब हम क्या करेंगे, अब दोनों को हम इक्वल कर देंगे, क्योंकि जो कंटिन्यूअस होता है उसमें क्या होते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर होती है और फंक्शन की वैल्यू के बराबर होती है। तो फंक्शन की एक बार चलो वैल्यू भी निकाल लेते हैं, f ऑफ 3 निकाल लेते हैं, f ऑफ 3 निकालते हैं तो देखो 3 कहाँ पे आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, मैंने ग्रीन मार्क गोला कर रहा हूँ, वहां चेक करो, x इज लेस देन इक्वल टू 3 यानी 3 या 3 से कम, तो 3 आ रहा है वो इसी चीज में आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा है ना, इसमें 3 से ज्यादा ही होना चाहिए, तो ऊपर वाले में 3 आ रहा है तो ax प्लस 1 में आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा ax प्लस 1 में, तो इसमें फंक्शन क्या आ जाएगा ax प्लस 1, x की जगह हम डायरेक्ट 3 रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा 3a प्लस 1 आ जाएगा, तो तीनों को इक्वल कर लो, तो 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 3b प्लस 3, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट है ये राइट हैंड लिमिट है और ये फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू 3a प्लस 1 की बराबर आ रही है, तो उसको लिखने की दोबारा से जरूरत नहीं है। तो जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो चलो करते हैं एक बार सिंप्लीफाई, तो 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 3b प्लस 3 आ रहा है, इसको करता हूं मैं, तो क्या करूंगा मैं 1 को दूसरी तरफ भेजूंगा, तो क्या होगा 3a इक्वल्स टू 3b प्लस 3 माइनस 1, यानी इधर प्लस 1 था ना, दूसरी तरफ भेजा तो माइनस 1 हो गया। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो 3a इक्वल्स टू 3b प्लस 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया रिलेशन a एंड b में, यानी a की कुछ वैल्यू रखेंगे तो b की उस हिसाब से चेंज होगी, यानी ये हमारे पास रिलेशन बन गया। मैं रिलेशन ही पूछा था, वैल्यू नहीं पूछी थी गाइस, क्योंकि देखो इसमें लिख रखा है रिलेशन, क्या रिलेशन पूछा है हमारे पास a एंड b के बीच में। हाँ अगर वैल्यू पूछते तब क्या होता, तब इसकी वैल्यू निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि हमें देखो 2 वेरिएबल है ना a और b, a और b 2 वेरिएबल है तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए, लेकिन अभी एक इक्वेशन आ रही है, तब उस कंडीशन में अगर हमें a और b की वैल्यू पूछी होती ना
तब क्या, तब एक और कंडीशन दे रखा होता है, 3 के साथ साथ एक और इंटरवल दे रखा होता है, तब उसमें से एक और इक्वेशन बनती है और हमारा सॉल्यूशन होता है। बट अभी उसको छोड़ो, अभी इसी पे फोकस करो कि ये समझ में आ गया। तो मैं साथ ही साथ अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है ना, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अब अगला क्वेश्चन पाते हैं। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इक्वल्स टू x माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट्स। ये पता है, ये दे रखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है। तो यानी मुझे शो करने के लिए क्या रखा है कि ये जो फंक्शन है वो इंटीग्रल पॉइंट्स यानी या फिर इंटीजर वैल्यू पे क्या, इंटीजर वैल्यू पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। मुझे ये सिद्ध करना है, तो चलो प्रूव करते हैं कि कैसे क्या करेंगे। तो गाइस इंटीजर वैल्यू मैंने मान ली, सपोज करो इंटीजर वैल्यू मैंने मान ली, मैंने लिया n ले लिया, सपोज करो कोई इंटीजर वैल्यू, लेट्स टेक एज n ले लिया मैंने, इंटीजर वैल्यू ली यानी x की जगह हम n ले लिया। तो हम निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ n माइनस h, इज इट क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या रखूंगा मैं, n माइनस h रखूंगा, इज इट क्लियर। माइनस x की जगह मैं वापस n माइनस h रखूंगा, क्योंकि इधर जो है ना वो है n माइनस h। ये कैसे, ध्यान रखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इज इट क्लियर। तो इसकी वैल्यू पुट करता हूं, तो लिमिट h, अब क्या करूंगा, अब इसको एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेता हूं, क्योंकि इसको हटाना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। तो क्या करूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 n माइनस h माइनस, ये किसके बराबर आ जाएगा गाइस, इसको देखो n माइनस h है यानी n से थोड़ा सा कम है। तो मैंने बताया था कि जैसे कोई n इंटीजर है, इंटीजर सपोज करो n मान लिया मैंने, 1 मान लिया, तो 1 से h थोड़ा सा कम यानी 1 से थोड़ा सा कम, सपोज करो माइनस 0.001 घटा दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 0.999 ऐसा ही कुछ आ जाएगा, मतलब इतना ही कुछ आ जाएगा। तब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 0 होगी। क्यों होगी, ऑब्वियसली बात है, मैंने पहले बता रखा फर्स्ट लेक्चर में कि 0.999 किन किन के बीच में आ रहा है, ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है ना, 0 और 1 के बीच में आ रहा है। और मुझे पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जब वैल्यू आती है वो लोअर वाली होती है, तो 0 लेते हैं, इज इट क्लियर। अगर ये 1 और 2 के बीच में आ रहा होता, 1 और 2 के बीच में आ रहा होता तो क्या होती, 1 ले लेते। अगर 2 और 3 के बीच में आ रहा होता तो इसकी वैल्यू 2 ले लेते। लेकिन 0.999 है, 1 के बीच, मतलब 0 और 1 के बीच में आ रहा है तो 0 ले रहे हैं, यानी कम लेते हैं, एक कम लेते हैं, तो इसकी वैल्यू एक कम आएगी। यानी जो इधर जो वैल्यू होगी ना, n की जो वैल्यू होगी उससे एक कम आएगी। n की वैल्यू 4 है तो 4 से एक कम यानी 3 आएगी, है ना। 5 है तो 5 से एक कम 4 आएगी। कैसे आएगी, सपोज करो इसको 7 ले लो, n की जगह 7 ले लो, तो n माइनस h यानी 7 में से कुछ घटा दो, कुछ भी घटाओगे ना तो ये 6 और 7 के बीच में पहुंच जाएगा। 6 और 7 के बीच में जैसे ही पहुंच जाएगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू 6 पे आ जाएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो एक कम आएगी, यानी कि n माइनस 1 के बराबर आएगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। कोई सबसे काफी इंपॉर्टेंट चीज समझ में आनी चाहिए गाइस, ये कई बार पूछ लेता है आपको घुमाने के लिए। इसके अलावा ये आपका IQ लेवल भी काफी इंक्रीज करता है ये क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन तो सीधे सीधे आपके स्टेप वाइज है, आपको स्टेप आती है, कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है कर लोगे। इसमें थोड़ा दिमाग भी, लॉजिक भी लगाना पड़ता है, थोड़ा आप इसको खुद भी ट्राई करना एक बार। तो जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, एक बार लिमिट डालने से पहले लिमिट h टेंड्स टू 0 n माइनस h, इसको खोलूंगा तो माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, इज इट क्लियर। n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, h की जगह 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ मैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ n प्लस h करूंगा, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब करते हैं h की हमें x की जगह n प्लस h रखना है, तो देखो यहाँ पे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, इसकी जगह रखेंगे तो क्या आ जाएगा, n प्लस h माइनस ये साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन लगा दिया, प्लस n प्लस h ही रख दिया बस, मतलब फंक्शन में मैंने वैल्यू पुट कर दी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये n प्लस h है। अब गाइस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये हटाना है मुझे, तो क्या करूंगा, n प्लस h है, n यानी कोई इंटीजर है, सपोज करो 2 है, 2 में कुछ ऐड कर रहा हूं, सपोज करो 0.001 ऐड कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 2.001 हो जाएगा, इज इट क्लियर। ये किस किस के बीच में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है 2 और 3 के बीच में, है ना, 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। और मुझे पता है जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है लोअर वैल्यू लेते हैं, तो दैट इज 2 आ जाएगी, है ना, यानी इस पूरे की वैल्यू 2 आ जाएगी जब हम 2 ले रहे हैं, तो इज इट क्लियर, यानी 2 ले रहे हैं तो 2 आ जाएगी। ऐसे ही सपोज करो n की जगह मैं क्या लूंगा,
n की जगह 3 ले लिया, सपोज करो n की जगह 3 ले लिया, तो n प्लस h है, h मान लो 0.0001 है, तो ये क्या आ जाएगा 3.00001, सपोज करो ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 3 और 4 के बीच में। मिनिमम हम 3 लेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यानी हम जो भी n की वैल्यू ले रहे हैं ना, वही हमारे पास लास्ट में निकल के आ रहा है। इसकी जगह क्या हम बार n आ जाएगा, क्योंकि n ले रहे हैं, n की जगह 3 ले रहे हैं तो 3 आ जाएगा, 4 ले रहे हैं तो 4 बार निकल के आ जाएगा। इज इट क्लियर? आगे ये समझ में आ गया को नहीं समझ में आया तो एक बार और इसको क्लियर करता हूँ, क्योंकि ये चीज आपको काफी समझ में आनी चाहिए, कंपलसरी है गाइस, क्योंकि ये काफी मतलब इससे आपका आईक्यू भी बढ़ेगा, मैं बार बार से कह रहा हूँ। ऐसा इसीलिए हुआ गाइस, n प्लस एच, n प्लस एच, n की जगह मैंने क्या रखा, सपोज करो 7 रख दिया, और h की जगह सपोज करो 0.0001, ये बहुत मामूली संख्या है, तो n प्लस एच यानी 7.0001 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू मुझे पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ये 7 के बराबर होगी। क्यों होगी, मैंने बता दिया 7 और 8 के बीच में लाई करेगा, तो 7 और 8 के बीच में लाई करेगा, तो मिनिमम वैल्यू 7 है, तो हम 7 लेते हैं। इज इट क्लियर? यानी हमने n 7 लिया तो इसका 7 आ गया, अगर हम इधर 8 लेते तो 8 आ जाता, यानी इधर n की वैल्यू जो लेते वही आ जाता, तो हम n की जगह n लिया तो n आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो मैंने इसी वजह से ऐसा किया। इसको एक बार मिटा देते हैं, फिर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो गाइस करते हैं, देखते हैं। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, n प्लस एच माइनस n है, तो n से n कट जाएगा। अब h की जगह हम 0 रखेंगे, तो ये किसके है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये तो कट गया, बचा सिर्फ h की जगह 0 रखेंगे तो वैल्यू पूरी 0 आ जाएगी। तो देखो मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही थी, वो मेरे पास 1 आ रही थी। मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, ये देखो ये मेरे पास 1 आ रही थी, यहाँ पे येलो कर रहा हूँ मैं, 1 आ रही थी, और राइट हैंड लिमिट मेरे पास 0 आ रही है, यानी किसी इंटीजर वैल्यू पे, कोई मैंने इंटीजर लिया था, n इंटीजर लिया था, किसी इंटीजर वैल्यू पे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं है, तो बाकी फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू चेक करने से कोई फायदा ही नहीं है। वैसे ही डिसकंटिन्यूअस हो गया ना, तो हमें पता चल गया, हमने प्रूव कर दिया कि किसी इंटीजर वैल्यू पे कोई जो ये जो फंक्शन है gx, वो क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा ये सेशन फिनिश हो गया। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा मैं कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम आईडी है, इसके अलावा ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और ये हमारी ईमेल आईडी है। इसके साथ साथ अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ना चाहते हैं तो यही हमारी ऑनलाइन स्टडी फॉर यू के नाम से हमारी जो है इंस्टाग्राम भी आईडी है, वहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो हमसे पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ इस जो है लेक्चर की पीपीटी आपको इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बट मैं आपको वापस कह रहा हूँ कि जो ये पीपीटी होगी इसमें सिर्फ क्वेश्चन होंगे, इसमें सॉल्यूशन नहीं होंगे। आपको सॉल्यूशन खुद करने पड़ेंगे। कैसे करोगे, इस वीडियो को देखो, आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप सेल्फ प्रैक्टिस करके खुद ट्राई करो, जिससे आपकी खुद प्रैक्टिस हो। इसलिए हमने ब्लैंक रखी है, क्योंकि गाइस आंसर तो देखो कहीं भी मिल जाएंगे। मैंने आपको अगर आंसर यहाँ प्रोवाइड करवा दूंगा तो कोई फायदा नहीं, आंसर तो आप कहीं से भी ढूंढ सकते हो, वो आजकल मिल जाते हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप प्रैक्टिस कर लो। इस पीपीटी में मैं जो खाली जगह या फिर जो ब्लैंक स्पेस है वहां पे प्रैक्टिस कर लो। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो बजाय आपके सॉल्यूशन डायरेक्ट प्रोवाइड करवाने की जगह अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया ना, तो वो ज्यादा आपको बेनिफिट करेगा। थैंक यू, नेक्स्ट डे।